बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो है वो क्या है, वो एक सेल ऑर्गेनेलिस है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है सेल्स के लिए। सबसे पहले हम इस वर्ड की तरफ देखते हैं कि ये वर्ड्स कैसा है, इसकी मीनिंग क्या है। तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बन के मिला है। इसमें एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म या फ्लूइड पार्ट। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मींस नेटवर्क। तो इस पूरे वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क से मौजूद होते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म अ सीरीज ऑफ लेटेंट सेक्स विद इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड फॉर्म में मौजूद होता है, या इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेटेंट सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब बेसिकली ये मेन जो काम करते हैं वो पैकिंग का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे या वो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें जो सेल्स में बनती, न्यूक्लियस में बनते हैं, तो वो भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, उनको भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गावियर, उसने ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसको क्लियर कट पता नहीं था कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है। उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, फिर उसको छोड़ दिया था, ना तो उसको कुछ खास नाम दिया था, ना उसके बारे में कुछ फिर बातें की थी। सिर्फ इतना कहा था कि न्यूक्लियस के साथ कोई एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। उसके बाद इसको प्रॉपरली किसने डिस्कवर किया, उसके बाद इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, जिसमें फर्स्ट है पोर्टर, सेकंड क्लाउडे एंड थर्ड वन फॉलम। इन्होंने 1945 में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल के अंदर। फिर इसी 1945 में जो साइंटिस्ट पोर्टर है, इसने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम था वो कब पड़ा, जब पोर्टर ने 1945 में इसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस को देख लें कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, कौन से सेल में मौजूद होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में ये पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, जो हमारे पास जर्मिनल सेल्स होते हैं या मैच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं, सिर्फ उसमें नहीं पाया जाता। इसके अलावा जितनी भी सेल्स होते हैं यूकैरियोट्स के, उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी, सेकंड को हम नाम देते हैं ट्यूब्यूल्स, थर्ड को हम नाम देते हैं वेसिकल्स। अब सिस्टर्नी क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या है, वेसिकल क्या है। अब अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सेल्स है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सराउंडेड जो फ्लेटेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये क्या है, एक्चुअली ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच फ्लेटेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दूसरे यहाँ पर इस RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ट्यूब लाइक एक क्लस्टर निकला होता है या जो ट्यूब लाइक बॉडीज मौजूद होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, SERR ट्यूब्यूल्स। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि इन्हीं ट्यूब्यूल्स से और इन्हीं ट्यूब्यूल्स और इन्हीं सिस्टर्नी से कुछ प्रोट्रूडिंग निकले होते हैं या कुछ बर्ड से निकले होते हैं जो बाद में पिंच अप हो जाते हैं, वहाँ से कट हो जाते हैं और वो एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं वेसिकल्स। अगर वो RER से निकल रही हैं तो मोस्टली या मेनली उसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। अगर वो SER से निकल रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, लिपिड्स होंगे। अब ये क्या थी,
पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इन पार्ट्स को हम देखें कि सिस्टर्नी की जो डायमीटर होती है, इनकी जो अंदर की ल्यूमन स्पेस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 40 to 50 माइक्रोमीटर्स। ये है सिस्टर्नी या RER की डायमीटर। सेकंड है ट्यूब्यूल्स या SER, उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी डायमीटर होती है 50 to 100 माइक्रोमीटर्स। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है विजिकल, जो राउंडेड से पेंच अप पार्ट होते हैं फ्रॉम RER और फ्रॉम SER, जिसमें या तो प्रोटीन्स होंगे या उसमें लिपिड्स होंगे। उसकी डायमीटर कितनी होती है, उसकी डायमीटर होती है 50 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक। तो ये तीन पार्ट्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के। अब अगर हम टाइप्स की बात कर लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, बेसिकली इसके बीच में जो डिफरेंस है वो इसके सरफेस की वजह से है। जो सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ होता है, वो फ्लैट होता है, खुरदरा नहीं होता, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का नाम देते हैं। और जो दूसरा है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम रफ इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये उसका जो पार्ट है, सिस्टर्नल पार्ट है, उसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स या कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो उसको क्या बनाते हैं, थोड़ा सा खुरदरा या रफ बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उनको कहते हैं कि क्या है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को हम पढ़ते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या होती है और ये कैसे काम करते हैं। तो ये अगर स्ट्रक्चर में हम देखें, जो ग्रीन मैंने बनाए हैं, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इन्हीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम फंक्शन देख लें कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये बहुत सारे काम करवाते हैं एक सेल्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम कॉमन फंक्शन की तरफ देख लें तो इसका कॉमन फंक्शन ये होता है कि ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये मोस्टली जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन सिंथेसिस कौन करवाता है, लिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड बायोलेयर बनाते हैं या फास्फोलिपिड बायोलेयर बनाते हैं। इसके अलावा ये स्टीरॉइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उनकी, और ग्लाइकोजन की भी स्टोरिंग करते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग्स होते हैं या जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो ये इनकी क्या करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं ड्रग्स की या पॉइजन्स की। कहाँ पर, मोस्टली इन द लीवर सेल्स, क्योंकि हमारा लीवर जो होता है वो मोस्टली एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट काम करता है। तो ये वहाँ पर मोस्टली मौजूद होते हैं और वहाँ पर उसका जो काम होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो भी डिटॉक्सिफाइंग होता है लीवर में। ये किस तरह से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो पॉइजन्स होते हैं, उसको किस तरह से ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये क्या करते हैं, उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाते हैं। उन पॉइजन्स को, उन ड्रग्स को, उन टॉक्सिक केमिकल्स को इनके साथ क्या करते हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाते हैं। जब उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो वाटर डिजॉल्वेबल बन जाते हैं। जब वो वाटर डिजॉल्वेबल बन जाते हैं तो वहाँ पर वाटर होते हैं तो उसमें इजीली क्या हो जाते हैं, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। आफ्टर डिजोल्यूशन उसको हम इजीली फिर अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ये क्या करते हैं, ये मसल सेल्स में भी ज़्यादा मौजूद होते हैं क्योंकि वहाँ पर इनका जो काम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करवाते हैं, कैल्शियम को स्टोर करवाते हैं। अब कैल्शियम के स्टोर होने का क्या फ़ायदा होता है मसल सेल्स के लिए, तो मसल सेल्स का हमको जनरली पता है कि मसल सेल्स का क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि मसल सेल्स में मोस्टली ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करवाते हैं। तो मसल सेल्स में इसका क्या काम होता है, मसल सेल्स में इसका काम ये होता है ये कि ये कैल्शियम प्रोवाइड कर लें मसल्स के लिए या मसल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि कैल्शियम की वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन होते हैं या कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर ये कैल्शियम कम होंगे तो मसल की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी। इसलिए जितनी ज़्यादा कैल्शियम कंसंट्रेशन मौजूद हो या जितनी ज़्यादा कैल्शियम आयंस मौजूद हो, इतनी ही ज़्यादा हमारी जो मसल की एक्टिविटी होगी वो इन्हेंस होगी। तो ये मसल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन
परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं या उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, अगर बॉडी में कहीं पर लिपिड मौजूद है तो इनका मेटाबॉलिज्म कौन करवाएगा, उनका मेटाबॉलिज्म भी यही करवाएंगे। अब अगर लोकेशन के लिहाज से हम देख लें कि जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका फंक्शन कहीं किस जगह पर ज़्यादा होगा, तो अगर हम उनको देखें तो ये एबंडेंटली फाउंड होते हैं कहाँ पर, एडिपोज टिश्यू में। क्यों एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब लिपिड आती है तो उसकी मेटाबॉलिज्म चाहिए होती है, तो उनको हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर कौन करवाता है, ये करवाता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल में ज़्यादा होती है, जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल लीवर्स, तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा मकदार में मौजूद होंगे और वहाँ पर ये क्या काम करवाएंगे, स्टोरिंग सेल्स ऑफ लीवर। फॉर एग्जांपल लीवर के जो स्टोरिंग सेल्स होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, ताकि वहाँ पर ये क्या कर ले, ग्लूकोज को कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को क्या कर ले, स्टोर कर दें। इसके अलावा स्पर्मेटोसाइट्स, वहाँ पर भी लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसने मूवमेंट करनी होते हैं, तो बाद में उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वही लिपिड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए इनिशियल जो लिपिड की स्टोरिंग होगी वो कौन करवाएगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाएगा। तो ये थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पर मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर में बनाई है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखिए जो ग्रीन समय ने बनाया है, इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, जो फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी कंबाइन होके एक कंटिन्यूअस अनब्रांच जो नेटवर्क बनाते हैं सिस्टर्नी का, उसको हम कंबाइनली कहते हैं कि ये क्या है, RER। तो ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये कहाँ पर हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, तो ये अटैच होते हैं, इसमें एक पोर्स होती है, एक जगह होती है जिसको हम नाम देते हैं पीरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये पीरी न्यूक्लियर स्पेस के पॉइंट पर हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इस पॉइंट पर इसलिए अटैच होते हैं कि अगर सेल से कोई सिग्नलिंग हो रही है टू आउटर एनवायरनमेंट, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो ये क्या करवाएंगे, उनकी सिग्नलिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू जो न्यूक्लियस ने एक सिग्नल भेजी है टूवर्ड साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर उससे उसके जो रिसेप्टर होंगे उसके मुताबिक वो सिग्नल के मुताबिक क्या काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो इसकी जो अटैचमेंट है वो कहाँ पर होती है, पीरी न्यूक्लियर स्पेस, जो MCQs में पूछी जाती है। अब इस सिस्टर्नी के बीच में कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं, उन स्पेसेस को हम नाम देते हैं सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमन। इसके बाद अगर हम इस सिस्टर्नी को देखें तो उन पर कुछ रेड से डॉट्स मौजूद हैं, जो एक्चुअली है क्या, ये है राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं, और राइबोसोम्स और सिस्टर्नी के बीच में जो अटैचमेंट होती है वो कौन करवाता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है राइबोपुरीन। कौन सा प्रोटीन राइबोसोम्स को सिस्टर्नी के साथ अटैच करवाता है, राइबोपुरीन। ये भी MCQs में पूछा जाता है कि कौन सा वो प्रोटीन है जो राइबोसोम्स को क्या करवाते हैं, अटैच करवाते हैं, किसके साथ, सिस्टर्नी के साथ या RER के साथ। अब ये राइबोसोम्स क्या करवाते हैं, ये राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं, और जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं तो ये एक आउटग्रोथ सा बना लेते हैं जो बाद में पिंच अप हो जाता है, और क्या बनाते हैं, एक विजिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो विजिकल फिर फर्दर चले जाते हैं कहाँ पर, गाल्जी बॉडीज़ में। गाल्जी बॉडीज़ जो होती है उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन कर लेती है और उसको फंक्शनल बना देती है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। तो अगर हम RER को देख लें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाते हैं।
अब सिंथेसिस आप प्रोटीन जो करते हैं उनमें जो प्रोटीन बनते हैं वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वो मोस्टली कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये वाली जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि जो प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसाइज करवाते हैं वो प्रोटीन मोस्टली कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये प्रोटीन मोस्टली इसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस प्रोटीन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कहाँ पर यूज़ होंगे, जहाँ पर एक ऑर्गेनेलिस का या एक सेल्स का मेम्ब्रेन बनेगा वहाँ पर ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा ये क्या काम करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें बनती है उनको भी सेल साइटोप्लाज्म के लिए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए अगर कहीं पर भेजना हो तो उनके ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन करवाता है, ये भी प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैसेंजर आरएनए बनी है न्यूक्लियस के अंदर तो उसको कौन भेजेगा साइटोप्लाज्म में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है RER। इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन वाइज देख ले कि RER जो होते हैं सेल के अंदर वो कौन सी सेल्स में ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, तो ये एबंडेंटली लीवर में मौजूद होते हैं और उसके अलावा पेंक्रियास सेल्स में मौजूद होते हैं। अब इसके बाद फाइनली हम लास्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेन फंक्शन है उसको देखते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं प्रोटीन्स लिपिड्स की और उनको सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा ये सिंथेसिस एंड स्टोरिंग ऑफ लिपिड, स्टीराइड, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ये काम भी किसका होता है, ये काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसके अलावा एक्ट एज अ सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो इससे पहले हमने बात की अगर सेल में कुछ बन रहा है या आउटर तरफ से कोई सिग्नल आ रही है न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि ये एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है जिसकी वजह से ये पूरे सेल्स के अंदर क्या करते हैं, एज अ सर्कुलेटिंग, एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है सेल के अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इसलिए ये सेल्स को एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर सपोर्ट स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम भी पाए जाते हैं और आखिर में जो इसका लास्ट फंक्शन है वो क्या है, फॉर्म न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि हमको पता है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीनेचर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी तो उसको भी कौन सिंथेसाइज करवाएगा, उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करवाएगा। और जो फर्स्ट हमने एक इसका फंक्शन कहा था तो लास्ट फंक्शन इसका ये है कि ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी काम करते हैं कि ये कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं या पॉइजन्स है या कुछ और टॉक्सिन है उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाएंगे और इसकी वजह से वो वाटर डिजॉल्वेबल बन जाएंगे और वाटर में इजीली वो डिजॉल्व होके हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी सी समझ आ गई हो। अगर फिर भी किसी को स्टिल कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। आगे बंद।